देखो ऑब्जेक्टिव सेशन में आज पहला चैप्टर आपका इस्पात संरचना का परिचय, ठीक है। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि आंसर को हम पहचानने का प्रयास करेंगे। कल जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया, जो इसके बेसिक नॉलेज थे, उसके वन लाइनर क्वेश्चन को एंड आंसर को जो है हमने सेशन को स्टडी किया। आज जो है हम उस पे ऑब्जेक्टिव सेशन का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन वाइज 1 to 1 हम जो है इस पे डिस्कस करेंगे, आंसर देखने का प्रयास करेंगे और उसको मेमोराइज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कल के स्टडी के आधार पे। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है, पहला कह रहा है कि कोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कोड के अनुसार इस्पात के नमूने के लिए गेज लंबाई कितनी होती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, गेज लेंथ ऑफ स्टील स्पेसिमेन एज पर कोडल प्रोविजन, यानी कि कोड के अनुसार इस्पात को जो नमूना होता है उसके लिए जो गेज लंबाई होती है वो कितनी होती है। आपको ऑप्शन चारों दिए गए हैं, 5D 5.65 √A0, सी है आपका 6D और डी है 8D। तो आपको बता दें कि कोड के अनुसार इस्पात का जो नमूना होता है उसके लिए गेज की लंबाई होती है वो होती है आपकी 5.65 √A0, ठीक है। जहां पर आपका A0 क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्पेसिमेन। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्पेसिमेन को अंडर रूट करके मल्टीप्लाई कर देंगे 5.65 से, तो आपका क्या आ जाएगा, इस्पात के नमूने के लिए गेज की लंबाई आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट शुड नॉट बी, द थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट शुड नॉट बी लेस देन, यानी कि जो गसेट प्लेट होता है उस गसेट प्लेट की जो मोटाई है वो कितने से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी न्यूमेरिकल आपको लगवा रहे थे तो वहां पे आपको कंडीशन बताया गया था कि गसेट प्लेट की जो थिकनेस होती है वो कितनी होनी है, 12 mm से कभी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए आपके जो है, आपको किसी जेई में PhED जेई में पूछा हुआ है, और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था WRD जेई में पूछा हुआ था, ठीक है। और आपके एग्जाम के पर्पज से ये बेसिक क्वेश्चन जो गसेट प्लेट की थिकनेस है उसको हमेशा याद रखना कि जो गसेट प्लेट की थिकनेस होती है वो 12 mm से कभी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कच्चा लोहा कौन सा है जो लोहे के अयस्क से प्राप्त होता है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कच्चा अशुद्ध लोहा है कौन सा जो लोहे के अयस्कों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, स्टील, कास्ट आयरन, पिग आयरन और रॉट आयरन, ठीक है। तो आपका जो कल मैंने बताया था, जब वहां पे वन लाइनर सेशन हम चला रहे थे, तो वन लाइनर सेशन में मैंने बताया था कि जो अशुद्ध कच्चा लोहा है वो अयस्कों से प्राप्त होता है। तो जो कच्चा लोहा अशुद्ध के रूप में प्राप्त होता है कौन सा होता है, मैंने बताया था आपको पिग आयरन, ठीक है। आपको अगर याद होगा तो आपको हम बताए थे कल की कच्चा अशुद्ध लोहा है जो वो क्या है, पिग आयरन है, और ये पिग आयरन कहां से प्राप्त होता है, अयस्कों से प्राप्त होता है, ठीक है। इसको याद रखना कि पिग आयरन जो है प्राप्त होता है अयस्कों से। इसको आपको हम यहाँ पे कल के ऑब्जेक्टिव में दिखाते हैं, कहाँ पे दिया गया था। देखिए आपको 2 चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती है, ठीक है, कल मैंने बताया भी था। देखिए एक होता है आपका जो आपका लोहे का शुद्धतम रूप है, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लोहे का शुद्धतम रूप, यानी कि लोहे का शुद्धतम रूप आपका होता है पिटवा लोहा, इसको कहते हैं हम लोग क्या, रॉट आयरन, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको बनाया गया था, कच्चा लोहा अशुद्ध होता है जो प्राप्त होता है कहाँ से, लौह अयस्क से, ठीक है।
यानी कि पिग आयरन इज द इम्प्योर आयरन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर्स। ठीक है, ये देखिए आपको जो है जेई में पूछा हुआ है, DFCCIL जेई में 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये लोहे का शुद्धतम रूप आप हमेशा याद रखिएगा, रॉट आयरन होता है, इसको कहते हैं पिटवा लोहा। और अशुद्ध रूप जो होता है लोहे का, जिसको एस से प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पिग आयरन कहते हैं। ठीक है, वापस हम अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका जो दिया गया था IS 800 के अनुसार, IS 800 के अनुसार यहाँ देखिए दिया गया है IS 800 के अनुसार संरचनात्मक इस्पात का घनत्व लिया जाएगा कितना, 7850, यानी कि 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS 800 द डिजाइन द डेंसिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेल बी टेकन एज 7850 किलोग्राम पर क्यूब में। इसको याद रखिएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि अभिकल्पन के उपयोग के लिए संरचनात्मक इस्पात के इकाई द्रव्यमान ग्रेड को उपेक्षित करते हुए वैल्यू कितनी ली जाती है, 7850। ठीक है, यानी कि 7850 होता है, इसका घनत्व होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है IS कोड 800 2007 के अनुसार। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कह रहा है कि एक छत पुलिंदा, ठीक है, एक छत पुलिंदा के लिए वायु के दाब P और वायु के वेग V के मध्य क्या संबंध होता है। ठीक है, तो आपको जो है वायु के दाब को P माना है और वायु के वेग को V माना है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वायु के दाब और वायु के वेग में छत के पुलिंदा के लिए, ठीक है, रूफ ट्रस, यानी कि पास में आ रही है, आपने जो ट्रस स्टडी किया था उस रूफ ट्रस में ये जो कंडीशन आता है कि जो वायु का दाब होगा और वायु का वेग होगा, ठीक है, उन दोनों में क्या संबंध है। तो आंसर इसका जो है आपको ऑप्शन दिया गया है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√V या V के पावर 1/2। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा इसमें से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। ठीक है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, यानी कि वायु का दाब जो होता है वो वायु के वेग के स्क्वायर के या वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जितना ही ज्यादा दाब होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा एयर के। ठीक है, ये तो आपका जो है इसको याद रखिएगा। P जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर होता है ट्रस के केस में। ठीक है, अगर आपको पूछे रूट ट्रस में P दिया है और V दिया है तो उसका क्या रिलेशन होगा, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला सवाल है आपका कि देश में भूकंपीय क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। अगर आप अर्थक्वेक स्टडी किए होंगे तो आपको बताया होगा कि देश को भूकंपीय कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 4 भूकंपीय क्षेत्र में जो है बांटा गया है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि एक चैनल सेक्शन जो होता है वो चैनल सेक्शन जो है कि एक चैनल सेक्शन जो है आपका, चैनल सेक्शन में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो मैं आपको चैनल सेक्शन यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। चैनल सेक्शन किस तरह होता है, एक आपका जो है यहाँ पे जो है इस तरह से वर्टिकल मेंबर, और इसको जो है 2 कनेक्टिंग लेग होते हैं आपके। ठीक है, और इसका आकार जो होता है किस आकार का होता है, ये सी के आकार का होता है। ठीक है, पूछ रहा है कि ये जो चैनल सेक्शन बनाया गया है इस चैनल सेक्शन में कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, कितने फ्लेंज कितने वेव, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो वेव होता है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका है वेव, और ये जो पोर्शन है आउटस्टैंडिंग लेग तो क्या कहते हैं हम लोग, फ्लेंज कहते हैं। तो इसमें जो वेव है वो कितना है, 1 है, और फ्लेंज कितना है, 2 है। ठीक है, 2 फ्लेंज 1 वेव। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका जो आंसर होगा थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है 1 वेव
ठीक है, वेव तो एक ही है, ये तो श्योर है। और फ्लेंजेस, फ्लेंजेस मतलब क्या है? फ्लेंजेस मतलब दो, ठीक है, एक वेव और फ्लेंजेस होते हैं, ठीक है। तो दो फ्लेंजेस, अगर यहाँ आंसर होता तो टू फ्लेंजेस होना चाहिए था, ना कि टू वेव। टू वेव तो होता नहीं है, दो फ्लेंज होते हैं, सही है, लेकिन टू वेव और टू फ्लेंज भी नहीं होते हैं। एक वेव और फ्लेंजेस मतलब टू फ्लेंजेस होते हैं। बात सुनाई? तो आंसर आपका जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कल इसको भी हमने डिस्कस किया था, कल वन लाइनर में दिया गया था, देखिए आपको दिया गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक चैनल में शामिल होता है, यानी कि जो चैनल सेक्शन होता है, उस चैनल सेक्शन में क्या क्या चीजें होती है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कई बार ऑप्शन ये पूछा हुआ है एग्जाम में आपके, आरआरबी जेई 2015, एफसीआई जेई 2016 में, एक वेव और दो फ्लेंज, ठीक है, यानी कि वन वेव एंड टू फ्लेंजेस होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा आप, जो है जो चैनल सेक्शन होता है उसमें एक वेव और दो फ्लेंजेस होते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें 7। हालांकि यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए वन वेव एंड टू, टू यहाँ पे लिखना भूल गया है, टू फ्लेंजेस होना चाहिए, ठीक है। ये सवाल बहुत पूछा गया आपसे। अब है आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? फिर से वही सवाल पूछ रहा है आपसे कि 1 क्यूबिक यानी कि 1 घन मीटर मृत्यु इस्पात का वजन कितना होता है, ठीक है। पूछ रहा है कि 1 क्यूबिक मृत्यु इस्पात का वजन कितना होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देख लेते हैं। सवाल क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका कह रहा है कि द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो हम संरचना का अभिकल्पन करते हैं वो किस आधार पर करते हैं, ठीक है। क्या चीज को डिसाइड करते हैं जब भी हम कोई संरचना अभिकल्पित करते हैं, तो किन चीजों को हम ध्यान में रखते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करता है, देख लीजिए। पहला आपका प्लानिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ ट्रेनिंग एक्शन एंड एट सेलिएंट पॉइंट, तीसरा आपका डिसाइडिंग द मटेरियल एंड प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन आपका जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, 9 का सी, डिसाइडिंग द मटेरियल एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। जब भी आप कोई संरचना बनाते हैं तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कहाँ पे कंप्रेशन मेंबर लगाने हैं, कहाँ पे टेंशन मेंबर लगाने हैं, और वो मेंबर जो है, मेंबर का मटेरियल कैसा है, ठीक है, किस तरह का जो है आप स्टील यूज करने जा रहे हैं, उनका मटेरियल कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, और उनका रेशियो क्या है, ठीक है, किस रेशियो में हमको जो है स्टेब्लिश करेंगे। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, डिसाइडिंग द मटेरियल एंड प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक। अब देखिए एक और सवाल जो है आपको फिर पूछा हुआ है यहाँ पे नीचे जस्ट इसके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि समान गहराई के लिए भारी आई काट होता है, यानी कि द हैवीएस्ट आई सेक्शन फॉर द सेम डेप्थ। तो आई सेक्शन जब हम पढ़ा रहे थे आपको, तो उसमें जो है मैंने बताया था, तो इसमें से आप पहचानिए कौन सा जो है हैवीएस्ट का यानी कि भारीपन को प्रदर्शित कर रहा है, कौन सा आई सेक्शन है जो भारीपन को प्रदर्शित कर रहा है। तो मैंने बताया था कि हैवीएस्ट यहाँ लिखा हुआ है, तो उसको ध्यान दीजिएगा, हैवीएस्ट कहाँ से स्टार्ट है, कैपिटल एस से, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको जहां पे एच दिखे वो क्या होगा, हैवीएस्ट होगा या हैवीएस्ट को प्रदर्शित करेगा। तो आईएसएम भी दिया है, आईएसएल भी दिया है, आईएसएस भी दिया है, आईएसडब्ल्यू भी दिया है। तो एच किसको प्रदर्शित करेगा, यहाँ पे जो एच है ऑप्शन नंबर सी में, वो प्रदर्शित करेगा आईएसएचबी, यानी कि एच को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। आपका जो एच होगा आईएसएचबी वो है हैवीएस्ट सेक्शन के लिए, समान गहराई के लिए भारी आई काट, आपको कल दिया गया था। आईएसएचबी आपको दिखा देते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपको जो है आईएसएचबी दिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, और ये आई खंड होता है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा सबको। आईएसएचबी जो है आपका इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम को प्रदर्शित कर रहा है, और सवाल में आपको सीधे पूछा हुआ है कि कौन सा आई सेक्शन है इनमें से जो हैवीएस्ट आई सेक्शन को प्रदर्शित कर रहा है समान गहराई के लिए। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए वो होगा आपका क्या, आईएसएचबी होगा।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 के लिए। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका कह रहा है कि प्लेट की न्यूनतम मोटाई कितनी होगी जो सीधा बाहरी मौसम में खुला हो और जो सफाई के लिए और पुनः पुताई के लिए उपलब्ध नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका कह रहा है कि प्लेट की कितनी न्यूनतम मोटाई हम रख सकते हैं, वह प्लेट जिसको खुले मौसम में और सफाई और पुनः पुताई के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उस प्लेट की मोटाई कितनी होगी। ठीक है, एक प्लेट है जिसको हम खुले मौसम में जो है रख दिए हैं, ठीक है, उसका यूज किया हमने और उस पर कोई भी सफाई और पुनः पुताई नहीं किया था, उसका हमें थिकनेस जो है कितना रखना पड़ेगा, कितनी थिकनेस का वो मेंबर होना चाहिए जिसको खुले मौसम में रखना है। तो आपको जो आंसर देना है वो केरामिक ऑप्शन जो दिया गया है वो है आपका 4.5, दूसरा है 8 mm, तीसरा है 6 mm, तीसरा है 8 mm, चौथा है आपका 10 mm। तो जो न्यूनतम मोटाई होगी उस प्लेट की जिसको खुले मौसम में रखना है, उसकी न्यूनतम मोटाई क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा आपका 8। खुले मौसम में रखने के वाले प्लेट की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है, 8 mm होती है। ठीक है, और इसके पहले भी आपको जो गसेट प्लेट की थिकनेस मैंने बताया था वो हमेशा याद रखिएगा, वो कितना होता है, 12 mm होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पॉइंट याद रखने होंगे हमेशा। तो इस ऑनलाइनर में आप कहीं ना कहीं नोट्स में आप जैसे जैसे आपको ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट जो भी लग रहा है आपको, उसको एक लाइन में आप जो है आंसर क्वेश्चन के साथ आंसर जो है साथ में लिखते जाए, ताकि दोबारा जब भी आप रिवाइज करें ऑब्जेक्टिव को तुरंत आप जो है जहाँ मिस करेगा, जहाँ भूलेगा उसको आप देख लेंगे जहाँ इस पॉइंट पे हम भूल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका देख लीजिए हम लोग। पूछ रहा है कि काउंटर संक सिरे के पास तनन में रिवेट के लिए तनन का मान कितना होता है। ठीक है, पूछ रहा है कि काउंटर संक फॉर रिवेट इन टेंशन विद काउंटर संक हेड द टेंसाइल वैल्यू शैल बी। तो आपका जो टेंसाइल वैल्यू ऑप्शन दिया गया है, पहला रिड्यूस बाय 25%, दूसरा है रिड्यूस बाय 33%, तीसरा आपका इंक्रीज बाय 25%, चौथा है आपका इंक्रीज बाय 33%। तो इसको जो है आप हमेशा याद रखिएगा, जो काउंटर सिरे के पास तनन में रिवेट का तनन का मान होता है वो होता है आपका 33% रिड्यूस, यानी कि 33% क्या होता है उसका मान 33% घट जाता है। ठीक है, 33.3% जो है घट जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। पूछ रहा है कि जंग रोधी इस्पात के लिए क्रोमियम और निकिल का कितना परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, जंग रोधी जो इस्पात होता है उसके लिए क्रोमियम और निकिल को कितने परसेंटेज में हम जो है प्रयोग करेंगे। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला है 8% और 18%, दूसरा है आपका 18% और 8%, तीसरा है 10.25% और 14%, चौथा है आपका 14% और 0.25%। तो आप हमेशा याद रखिएगा जंग रोधी इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील में जो क्रोमियम और निकिल का जो अनुपात होता है वो कितना होता है आपका 18% और 8%, यानी कि 18% क्रोमियम और निकिल कितना होता है 8%। हमेशा याद रखिएगा 18% क्रोमियम और निकिल जो है 8% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्लास्टिक स्ट्रेन इज टाइम ऑफ प्लास्टिक स्ट्रेन इन माइल्ड, यानी कि स्टील। तो मृदु इस्पात में सुघट विकृति, मृदु इस्पात में सुघट विकृति प्रत्यास्थ विकृति का क्या होता है। ऑप्शन आपको दिया गया 0.1, 10, 100 एंड 0.01। तो आप आंसर जो देंगे इसमें 14वां जो आपका है उसमें आंसर होगा कितना 10 गुना। ठीक है, तो आप जब आंसर बनाएंगे तो लिखेंगे कि आप मृदु इस्पात में सुघट विकृति यानी कि इलास्टिक स्ट्रेन प्लास्टिक स्ट्रेन प्रत्यास्थ विकृति का कितना गुना होता है 10 गुना होता है। ठीक है, यानी कि प्लास्टिक स्ट्रेन इज 10 टाइम्स ऑफ द इलास्टिक स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है कि
इस्पात संरचना पर मृत भार का वजन होता है, का वजन है, मृत भार का वजन है, यानी कि ऑन स्टील स्ट्रक्चर द डेड लोड इज वेट ऑफ स्टील वर्क, दूसरा है आपका मटेरियल फास्टेंड एंड स्टील वर्क, तीसरा है आपका मटेरियल सपोर्टेड परमानेंटली। तो ये तीनों ऑप्शन जो है आपके सही है, स्टील वर्क भी है, मटेरियल फास्टेंड टू द स्टील वर्क, यानी कि आपका जो फास्टनिंग यूज करते हैं स्टील के वर्क में उसके लिए, तीसरा है आपका मटेरियल सपोर्टेड परमानेंटली, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपका जो आंसर होगा 15वें का होगा क्या, ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक धरन को संरचनात्मक अवयव की तरह परिभाषित किया जाता है, यह भारित होता है। जो आपके धरन होते हैं यानी कि बीम होता है, उस बीम को एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर किस तरह के लोडिंग के लिए जो है डिजाइन किया जाता है। तो आप जो है बीम को जो डिजाइन करते हैं तो उसमें किस तरह का लोड लगाते हैं, ऑप्शन दिया गया है एक्सियल लोडिंग, ट्रांसवर्स लोडिंग, एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोडिंग, और लास्ट है आपका क्या, नन ऑफ द एबव। तो आपको बता दें कि जो बीम आपका होता है वो क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ठीक है, और इसमें जो लोडिंग की जाती है वो किस तरह की जाती है, वो एक्सियल सॉरी ट्रांसवर्स लोडिंग की जाती है। ठीक है, इस तरह से लोडिंग की जाती है। तो ये जो लोडिंग होगी इस बीम के परपेंडिकुलर जब कोई लोड लगता है तो क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स लोडिंग कहलाती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा धरन को संरचनात्मक अवयव की तरह परिभाषित किया जाता है, यह भारित किसके लिए होता है, ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आंसर जो आपका है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, ट्रांसवर्स लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है आपका, 17 है आपका कह रहा है कि मूलभूत हवा की गति खुले भूभाग में औसत पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, तो h का मान कितना होगा। तो आपको फिर से ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है 10, बी है 20, सी आपका 25 मीटर और डी है कितना 30 मीटर। तो क्वेश्चन फिर से देखिए, मूलभूत हवा की गति खुले भूभाग में औसत पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, तो h का मान कितना होगा। तो आपका जो आंसर होगा 17वें का होगा क्या आपका, क्वेश्चन आंसर नंबर ए। ठीक है, ए होगा यानी कि 10 मीटर होगा। The basic wind speed is specified at a height small h above the mean ground level in an open terrain. The value of h is 10 मीटर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जो मूलभूत हवा की गति खुले भूभाग में औसत पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर, तो h का मान जो होगा वो कितना होगा 10 मीटर तक हम रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि स्ट्रक्चरल मेंबर यूज्ड मेनली फॉर कॉलम। जो स्ट्रक्चरल मेंबर है वो मेनली कॉलम के लिए यूज करते हैं। एक स्तंभ के लिए कौन सा संरचनात्मक सदस्य काम आता है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ISMB है, दूसरा है ISWB, तीसरा है आपका ISHB और चौथा है आपका क्या BNC। ठीक है, तो जो कॉलम के लिए मेंबर आप यूज करते हैं, एक स्तंभ के लिए जो भी संरचनात्मक सदस्य यूज करते हैं वो कौन सा होगा आपका, ISWB होता है और ISHB भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको जो है यहाँ पर देखिए ये जो पोर्शन बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कॉलम के लिए कौन सा यूज होता है और उसके आधार पे आप जो है क्या करेंगे, उनको मीडिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो वहां पर जो ऑप्शन दिया गया आपको ISWB और ISHB, यहाँ देखिए ISWB और ISHB ये दिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम और ISWB क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो गया 18वें का डी। अब इसके बाद फिर से वापस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, सवाल पूछ रहा है आपका कि जब हवा और भूकंप का भार भी सम्मिलित किया जाए, ठीक
ठीक है। जब हवा और भूकंप का भार भी सम्मिलित किया जाए तो इस्पात संरचना में अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है। पहला पूछ रहा है आपका इंक्रीज बाय 33.33%, दूसरा आपका इंक्रीज बाय 25%, तीसरा आपका जो है डिक्रीज बाय 33.33%, चौथा आपका डिक्रीज बाय 25%। तो आपका जो इसमें आंसर होगा वो क्या होगा? इसके पहले मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ रहा था कि काउंटर शंख सिरे के पास तनन रिवेट में तनन का मान जो है कितना था? रिड्यूस बाय 33%। और जब हवा और भूकंप का भार भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इंक्रीज बाय 33%। तो ये दोनों वैल्यू आप हमेशा याद रखिएगा। 33.33% जो है वैल्यू होगी जब हवा और भूकंप का भार भी इसमें सम्मिलित किया जाए संरचना में। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है आपका? फिर उस केस में 33.33% से इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, कह रहा है कि अगर हवा और भूकंप के भार को भी सम्मिलित किया जाए तो जोड़ों में अनुमत प्रतिबल कितना होगा? ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज बाय 33.33%, इंक्रीज बाय 25%, डिक्रीज बाय 33.33% और डिक्रीज बाय 25%। तो हवा और भूकंप के भार को जब सम्मिलित किया जाता है तो जो जोड़ होते हैं उन जोड़ों में अनुमत प्रतिबल कितना होता है? 25% जो है आपका इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। इन वैल्यूज को हमेशा आप याद करिएगा, कब 33% से इंक्रीज कर जाएगा, 33.3% कब रिड्यूस करेगा, और किस केस में 25% जो है इंक्रीज कर जाएगा जोड़ों के अनुमत प्रतिबल। ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि मैक्सिमम परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इन स्टील स्ट्रक्चर, यानी कि इस्पात संरचना में अधिकतम मान्य अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना होता है? तो ऑप्शन आपको दिए गए 0.6 FY, ऑप्शन नंबर बी आपका 0.67 FY, ऑप्शन नंबर सी आपका 0.45 FY और ऑप्शन नंबर डी आपका कितना? 0.75 FY। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका कह रहा है कि इस्पाती संरचना में अधिकतम मान्य अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो इसके लिए कल मैंने बताया था आपको जो है, आप देखिए जब हम स्टार्ट करने पहले कंडीशन मैंने बताया था कि जो आपका इस्पात में अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, मैं बार बार कह रहा था कि इसको हमेशा याद रखिएगा, इस्पात में अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान कितना होता है? अच्छी तनन में आपका 0.6 होता है, बिल्डिंग में आपका होता है 0.66 FY, बियरिंग में आपका होता है कितना? 0.75 FY। ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका जो वैल्यू होगा आपका 21, क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा अधिकतम मान्य अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो आपका होता है कितना होता है? 0.75 FY होता है। इस्पात संरचना में अधिकतम बियरिंग स्ट्रेस, देखिए यहाँ पे सवाल में सीधे लिखा हुआ है मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इन स्टील स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे, यहाँ देखिए बियरिंग स्ट्रेस कितना दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे जो बियरिंग स्ट्रेस है कितना है? 0.75 FY। इससे एक सवाल आपका बनना तय है, मैं हमेशा बता दूंगा आपको, कह दे रहा हूँ कि इससे एक सवाल बनना आपका तय है आपके ऑब्जेक्टिव में। ये अच्छी तनन या बंकन या बियरिंग से एक सवाल जो आपको पूछेगा, तो हमेशा याद रखिएगा जो बियरिंग होता है उस बियरिंग में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है कितना होता है? 0.75 FY, यानी कि जो वैल्यू आंसर आएगा आपका यहाँ पे 21 का डी होगा। ठीक है।